हेलो स्टूडेंट, आई एम किरण और आप इस टाइम पे देख रहे हो मौर्य फाउंडेशन कोर्सेज से केमिस्ट्री क्लासेस। हमने अभी तक 7 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें हमने एटम, मैटर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और अब हमने एक नया ब्रांड न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, जिसका नाम था केमिकल फॉर्मूला। राइट, इसी केमिकल फॉर्मूले का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आज की क्लास है, जिसका नाम है राइटिंग द केमिकल इक्वेशन। समझना इसको, केमिकल इक्वेशन होती है, केमिस्ट्री में केमिकल्स हैं तो केमिकल्स जब भी होंगे तो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन तो होगा ही होगा। इन्हीं केमिकल रिएक्शन को हम किस तरह से लिखते हैं वो हम यहाँ समझने वाले हैं। अब उसको समझने के लिए आपको केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो उसको देखना। अगर आपको केमिकल फॉर्मूले पता है देन यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन हो जाएगा। यानी हम लोग लास्ट क्लासेस की, अगर मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे, अगर आपने वो किए होंगे तो ठीक ही है, अगर नहीं किए होंगे तो आज फिर से आपका ये कॉन्सेप्ट चेक होने वाला है कि आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना आता है या नहीं आता है। राइट, अब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? यहाँ पे एक और टॉपिक है दैट इज बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। इससे रिलेटेड डायरेक्ट आपके पास नीट की, अगर आप प्रीवियस पेपर उठाओ तो वहां पे क्वेश्चन है। तो ये चैप्टर आपको इतने हाई लेवल तक ले जाने वाला है जहां पे आप डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाओगे। सो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। आज का जो टॉपिक है उसकी मेन जो टेबल ऑफ कंटेंट, यानी हमारे मेन टॉपिक्स रहेंगे वो क्या है। इसमें स्टार्ट करेंगे हम केमिकल और फिजिकल चेंज के साथ, फिर हम केमिकल चेंज को पढ़ेंगे, देन सीधा हम इक्वेशन पे और उसको बैलेंस करना सीखेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं विद द केमिकल एंड द फिजिकल चेंजेस। हमारे पास जितने भी चेंजेस आसपास हो रही हैं वो फिजिकल चेंज होगी या केमिकल चेंज होगी। मैं आपको डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल देती हूँ और मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज? ठीक है, तो इसी टर्म में अगर हम पहला एग्जाम्पल लेके चलते हैं, दैट इज आइस कन्वर्टिंग इनटू वाटर। व्हाट डू यू थिंक, आइस का वाटर में कन्वर्ट होना, इज इट अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज? व्हाट डू यू थिंक? इन द सेम वे एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे हमने मिल्क, समर के टाइम पे जब मिल्क, दूध बहुत देर तक बाहर रूम टेम्परेचर पे रहता है तो उस टाइम पे वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कर्ड में, दही में। राइट, दूध खराब हो जाता है, हम उसको बोलते हैं, हम उसका दही बना सकते हैं अगर हमारे पास बैक्टीरिया है या हम उसमें कुछ इस तरह से मिला दें, या दूध का फटना। ठीक है, ये होता क्यों है? एंड जो ये हो रहा है, क्या मैं इसको फिजिकल चेंज या मैं केमिकल चेंज कहूंगी? राइट, एक और एग्जाम्पल लेती हूँ मैं आपके लिए। जब हम लोगों ने एग लेते हैं, अंडा, ठीक है, जब हम अंडे को उबालते हैं, उसको हीट देते हैं तो वो कैसा रहता है? पहले स्टार्टिंग में लिक्विड सा रहता है और फिर क्या होता है? हार्ड हो जाता है। इसको मैं बॉयल एग लिख रही हूँ। तो ये जो हो रहा है, इज अ केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज? इसी तरह से कई एग्जाम्पल हैं। जैसे आप खाना बनाते हो उसमें, या अगर आप ब्रेड को बहुत देर तक रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हो गर्मियों के टाइम पे, वो खराब हो जाता है। इवन किसी भी तरह के खाने का खराब होना, जितने भी ये सब हमारे आसपास चीजें हो रही हैं, क्या ये केमिकल चेंज है और क्या ये फिजिकल चेंज है, इसको हमें यहाँ पे समझना है। और इसीलिए ये चीज हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो यही समझ में आएगा हमें, केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, और आगे चल के हम उसको लिखना सीखेंगे। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि जो आपके सामने ये एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जो मैंने ये 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज और कौन सा केमिकल चेंज है? आप लोग कैसे बताते हो? व्हाट डू यू थिंक? सो इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन, जब हम फिजिकल चेंज को डिफाइन करते हैं, व्हाट इज अ फिजिकल चेंज? तो फिजिकल चेंज या ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें जो इनिशियल सबस्टेंस जो आपका होता है, इनिशियल मतलब शुरू में आपने जो सबस्टेंस डाला है उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। राइट, तो शुरू में जो जैसे था वैसे का वैसे मिलेगा। आप उसको कुछ तोड़ मरोड़ के कुछ नया नहीं बना रहे हो, बल्कि जैसे किसी भी चीज का कलर चेंज होना, राइट, या हमने उसमें उसका स्टेट चेंज होना, राइट, इस तरह की रिएक्शन तो हो रही है नहीं। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। ये है एग्जाम्पल एनसीईआरटी से, वो आपको समझने में हेल्प करेगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हमारे पास एक मैग्नीशियम की रिबन थी। मैग्नीशियम एक मेटल होता है, इसकी रिबन है ये, ठीक है, और हमने क्या किया, उसको बर्नर यानी उसको हीट कर दिया, बर्नर पे लगा दिया।
तो वो कुछ टाइम के बाद एक राख में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। और ये राख जो होता है हमारे पास व्हाइट कलर का पाउडर जैसा दिखता है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था यहाँ पे, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं इसको, और हमने इसको बर्न किया है, यानी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम है, जिससे व्हाइट पाउडर मिल रहा है। क्या ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है? जितने भी आप ये चेंजेस देख रहे हो, ठीक है, जिसमें फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, उनमें मिल क्या रहा है हमें देखने को, उसको हम लोग समराइज करके देखते हैं। जैसे सपोज पहले वाले एग्जाम्पल में हमारे पास क्या था, आइस था और वो वाटर में कन्वर्ट हुआ, तो हुआ क्या, हमने स्टेट में चेंज किया, चेंज इन द स्टेट, राइट, यही तो हुआ। दूसरे केस में जब हम कोई एग्जाम्पल देखें तो वहां पे हो सकता है कलर का चेंज हो, तो मैं लिख रही हूँ चेंज इन कलर। ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास है जहाँ पे कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है, नहीं होता है। जैसे आपने आयरन देखा होगा, जब उसपे आयरन का रस्टिंग होता है, कॉपर है, कॉपर को अगर आप थोड़ी देर बाहर छोड़ दो तो उसका कलर चेंज हो जाता है, राइट। तो ये क्या ये केमिकल चेंज है या नहीं है? तो चेंज इन कलर भी एक तरह का हमारे पास देखने को मिलता है जब कोई चेंज होता है। इसी तरह से एक और इंटरेस्टिंग है, वो है चेंज इन टेम्परेचर। कई ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनको जब आप लोग करो तो करने पे आपको दिखेगा कि जिस भी हम चीज में कर रहे हैं वो गर्म हो गया या उसका टेम्परेचर घट गया। जैसे इवन आइस एंड वाटर में जो कन्वर्ट हो रहा है वो तो स्टेट रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि आइस अपने आप वाटर में कन्वर्ट हो गया। आइस फ्रिज के अंदर था ना, वहां लो टेम्परेचर था, आपने उसको रूम टेम्परेचर पे रख दिया, उसको फ्रिज से बाहर निकाल दिया, तो वो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है नहीं आ रहा है? आइस की, आइस को हम लोग हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर में चेंज हुआ नहीं हुआ इस चेंज के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जो आपने अपने रियल लाइफ में भी देखे होंगे, जहां पे आपको टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलता है। अगर आप में से किसी ने घर पे चूना किया है, चूना जिसको बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम जिसको बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम को जब हम पानी के अंदर डालते हैं तो उससे क्या होता है, एक गर्माहट भी निकलती है और ऐसा लगता है कोई गैस निकल रही होगी। लेकिन ये हो क्या रहा है, गर्माहट जो आ रही है वो टेम्परेचर को बढ़ा रही है, तो दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। हमारे आसपास कई ऐसे रिएक्शन है जहां पर टेम्परेचर में कोई ना कोई हमें चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। एक और दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे हमने कोई चेंज किया तो हमें ऐसा लग रहा है कि गैस निकल के चली गई। देखा है आपने ऐसा कुछ, जहां पे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा चेंज आपने देखा हो जहां पे आपको गैस के निकलने का पता चलता हो। अब मैं कोई स्पेसिफिक गैस नहीं कर रही हूँ, हमारे आसपास बहुत सारी गैसेस हैं। इसको देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, वो है, डायग्राम से आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हमारे पास इस डायग्राम में आप देखो हमने एक फ्लास्क लिया है, कॉनिकल फ्लास्क, जिसके अंदर हमने जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले हैं, यानी जिंक मेटल को डाला है, और हम ऊपर से उसमें डाइल्यूट H2SO4 डाल रहे हैं। या आप समझ लो कि उस कॉनिकल फ्लास्क में हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भर रखा था, उसके अंदर हमने जैसे जिंक के दाने डाले, क्या होगा, ऊपर से देखो कॉर्क है और कॉर्क में एक पाइप सा है, इस पाइप के थ्रू हम देख सकते हैं कोई गैस बाहर निकल रही है। तो रियलिटी में ये देखा गया कि उससे गैस बाहर आ रही है। ये H2SO4 फॉर्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का। जिंक को तो आप पहले से जानते होंगे थ्रू द पीरियोडिक टेबल। तो इनके रिएक्शन करने पे, क्योंकि गैस इवॉल्व हो रही है, राइट, तो जब भी गैस इवॉल्व होगी कुछ ना कुछ अमाउंट में फॉर्मूला से हट गया है, कुछ केमिकल्स निकल के बाहर चला गया है, यानी कुछ ना कुछ अभी बचा है। स्टिल सारा का सारा तो गैस बन के उड़ा नहीं है, इसमें केवल हाइड्रोजन लिखा हुआ है ना कि हाइड्रोजन गैस निकल गई, तो जो बचा हुआ होगा वो हमें रिएक्शन के थ्रू दिखाई देगा। पर मैं कहना क्या चाह रही हूँ यहाँ पे कि हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जहां पे गैस को भी बाहर निकलना होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये 4 चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। द वन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस, जिस हमारे लिए हेल्पफुल होगा, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्योंकि जब भी गैस का इवोल्यूशन होता है हमारे पास कुछ नया देखने को मिलता है, और यहीं से आपके पास फिजिकल और केमिकल चेंज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। हाउ डू वी नो वेदर अ गिवन चेंज इज फिजिकल और केमिकल? थ्रू दीज चेंजेस। अगर केवल स्टेट में चेंज हो रहा है
कुछ नया कुछ नहीं हुआ, दैट इज सिंपल फिजिकल चेंज। ऐसे कलर में चेंज हो भी क्या तो उससे फर्क थोड़ी पड़ रहा है, स्टिल इट कैन बी फिजिकल चेंज, राइट। इन द सेम वे टेम्परेचर का चेंज होना भी कैन बी द फिजिकल चेंज। इट्स केवल इवोल्यूशन ऑफ गैस एक ऐसा चेंज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे कुछ नया बन के निकलता है। कैसे क्या वो मैं आपको समझाती हूँ। तो हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं टॉपिक जिसका नाम है केमिकल चेंज। समझे। सो केमिकल चेंज जैसे कि इंडिकेट कर रहा है, इसी को हम केमिकल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो बाय डेफिनेशन जब हम इसको लिखते हैं तो मैंने आपको क्या कहा, हमने एक चेंज लिखा था जिसको मैंने कहा था इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस इंडिकेट करता है कि जो सामने दी गई प्रॉपर्टी है वो क्या है, केमिकल है। लेकिन क्यों ऐसा हुआ क्या? आपने एक लॉ पढ़ा होगा जो मैंने आपको पहले बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो ये कहता है कि जब कोई रिएक्शन होती है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो इनिशियली जो मास होगा वो रिएक्शन के बाद भी होगा। लेकिन सपोज करो कि किसी केमिकल रिएक्शन में गैस बाहर निकल गई तो कुछ ना कुछ मास तो बाहर निकल गया, तो अब दोनों साइड मास बराबर नहीं है। तो इससे हमें एक चीज पता चलती है कि जो कुछ बन रहा है वो कुछ नया बन रहा है, नया सबस्टेंस हमें मिल रहा है। इस तरह के प्रॉपर्टीज को जहां पे एक नया सबस्टेंस बन के निकलता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। ठीक है, तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकती हूँ, इसको क्या लिखेंगे हम? केमिकल चेंज results into formation of new product or a new substance. Clear? That is a basic definition. और आप जहां पे भी आपको इवोल्यूशन ऑफ गैस देखने को मिले, यानी आप उसको केमिकल चेंज या केमिकल प्रॉपर्टी कह सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा जो लास्ट का क्लास था और आपका क्लास है उसमें क्या कनेक्शन है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम लोगों का जो रिएक्शन होती है वो वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। जो मैंने रिएक्शन आपको भी बताई जिंक की, कि जिंक ने रिएक्शन करा सल्फ्यूरिक एसिड से, तो जो रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, एक तो निकलता है हाइड्रोजन गैस और दूसरा जो मिलता है दैट इज जिंक सल्फेट। अब आप लोग जिन्होंने वो लास्ट क्लास पढ़ी थी, इवन जिन्होंने नहीं पढ़ी है, वो मुझे बताओ कि इनके फॉर्मूला वाइज हम कैसे लिखेंगे, इसको हम फॉर्मूले की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। व्हाट डू यू थिंक? आइडिया आपको इसको? मैं आपसे इस टाइम में पूछ के आ रही हूँ, पता है ना आपको, मैं आपको पूछ रही हूँ कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है और जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, बाकी तो आपको पता ही होगा। ये काम करो, आप वीडियो को पॉज करो और इस काम को करो। हम चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में हम समझने वाले हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को। केमिकल इक्वेशन दिखती कैसी है समझ लो। तो केमिकल इक्वेशन को जैसे मैंने अभी जस्ट बनाया ही है, एक होता है कुछ सबस्टेंस होंगी इस साइड रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड, फिर बीच में होता है एक एरो, ये एरो जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी आगे की तरफ, और फिर होता है कुछ और सबस्टेंस। ये सबस्टेंस एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको बोलते क्या है, हमें उससे फर्क पड़ता है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं इनको बोलते हैं रिएक्टेंट और रिएक्टेंट्स। अगर रिएक्टेंट्स नहीं कहो तो आप उनको सबस्ट्रेट भी कह सकते हो। क्लियर? इन द सेम वे फिर होता है रिएक्शन की राइट हैंड साइड, इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। जो एरो होता है वो क्या होता है, एरो जो होता है रिएक्शन के डायरेक्शन को बताता है कि रिएक्शन किधर को जा रही है। अगर ये एरो इधर को होता तो यानी रिएक्शन इधर से इधर को जा रही है, इस तरह से। तो एरो का काम केवल डायरेक्शन को बताना होता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं रिएक्टेंट्स या सबस्ट्रेट और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, ये जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट कुछ नया बन के आ रहा होगा। ऐसा नहीं कि वो एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट कुछ नया बन के आएगा, तभी हम उसको केमिकल इक्वेशन कहेंगे। आपको ये दोनों साइड याद रखने, दैट इज LHS, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। अब थोड़ा सा फिर से याद करो, मास ऑफ कंजर्वेशन क्या था उसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
जिसमें हमने कहा था कि मास इस साइड और इस साइड क्या रहता है, सेम रहता है, तो ये स्टिल मेंटेन रहेगा कि जो प्रोडक्ट का मास होगा वही रिएक्टेंट का भी मास होगा। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। इसको सबसे अच्छा तरीका है समझने का कि हम एक रिएक्शन को एज एन एग्जाम्पल देखें और उसको देखें कि हमें लिखना कैसे है। तो अगर आपको याद होगा, इसी क्लास की स्टार्टिंग में मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था जहां पे मैंने आपको पूछा था कि क्या हम मैग्नीशियम को जब बर्न करते हैं और व्हाइट पाउडर बन रहा है, क्या वो एक केमिकल रिएक्शन है। अब आपको क्या लगता है, क्या वो केमिकल रिएक्शन है? स्टार्टिंग में हमारे पास मैग्नीशियम था और हमें लास्ट में क्या मिला, एक पाउडर। वो पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, इसी रिएक्शन को हम समझते हैं और वहीं से हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, राइट अ केमिकल इक्वेशन। सो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको कहा था कि हमारे पास है एक रिएक्शन जिसको हम कह रहे हैं बर्निंग ऑफ केमिकल, और अब हम केमिकल को सिंपली लिख सकते हैं मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम एक तरह का मेटल होता है, राइट? पक्का पता है आपको मेटल है या नहीं है, और है तो क्यों है? कोई आंसर करना चाहेगा मुझे? मैग्नीशियम, इज इट अ मेटल एंड व्हाई? क्या कैरेक्टर था? मैंने आपको पहले से बता रखा है कि मेटल का होता है जहां पे उसकी नेचर होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैग्नीशियम को हम बर्न कर रहे हैं। अब जब भी हम किसी चीज को बर्न करते हैं, हमें एयर चाहिए होता है, हवा चाहिए होती है, और स्पेशली अगर हम कहें हवा नहीं बल्कि हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा होता है उस टाइम पे। तो हमने क्या लेना है, मैग्नीशियम। हमारे पास है मैग्नीशियम, लेट मी चेंज द पेन, और इसके हम रिएक्शन कर रहे हैं मतलब ऑक्सीजन से, क्योंकि एयर में ये रिएक्शन हो रही है और उससे रिजल्ट हमारे पास आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, किस किसने लास्ट क्लास देखी वो बताओ मुझे, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो मैग्नीशियम तो सिंबलिकली Mg रिएक्शन कर रहा है O2 से, और फॉर्मूले से क्या बनेगा, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। मैग्नीशियम होगा, दूसरा ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, सो इट विल बी Mg2O2। अगर आप रेशियो को सिंप्लीफाई करो देन द फॉर्मूला विल बी MgO। सही है, अब इसको हमें इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं कि ये हमारा केमिकल इक्वेशन है। अब देखो इसमें ये एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे जो केमिकल्स हैं, जो कि दो हैं इस टाइम पे, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, इनको हम कहते हैं सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट, राइट? और जो राइट हैंड साइड पे इनको हम कहते हैं प्रोडक्ट, और बीच में एरो तो आपको पता ही है कि वो बता रहा है कि रिएक्शन आगे को जा रही है। क्लियर? तो कोई भी जब भी हम किसी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, उसमें तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें रिएक्टेंट आता है, प्रोडक्ट आता है, और एक एरो आता है जो रिएक्शन की डायरेक्शन को बताता है। पर क्या यही तीनों है? नो। इसके अलावा आपको कभी कभी रिएक्शन में देखने को मिलेगा कुछ केमिकल जिनको हम कैटलिस्ट कहते हैं, ऐसी टेम्परेचर देखने को मिलेगा, टेम्परेचर लिखा रहता है, कई बार प्रेशर लिखा रहता है, कुछ अदर चीजें भी हो सकती हैं जो रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। नाउ क्वेश्चन ये आता है, जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी, Mg ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये रिएक्शन क्या पूरी हो गई? व्हाट डू यू थिंक, ये रिएक्शन पूरी है या नहीं है? अगर आप ध्यान से देखो तो हमें कुछ नंबर्स में झोलझा लग रहा है, राइट? ऐसा लग रहा है कि रिएक्शन ऐसे ही थी होगी जैसे नेचर में मिल रही है, या जब हमने मैग्नीशियम को बर्न किया तो क्या रिएक्शन इसी फॉर्म में थी होगी? सो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक टर्म है बैलेंस करना, किसी भी चीज को बैलेंस करना। अगर लंबे टाइम तक कोई चीज चलानी है तो बैलेंस करना पड़ेगा, सुना होगा आपने ये चीज, है ना? तो अगर हमें इसको बैलेंस करना है तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि क्या ये बैलेंस है भी या नहीं। सो सबसे अच्छा तरीका होता है बैलेंस ही चेक करने का कि वो बैलेंस है या नहीं है, हम नंबर्स ऑफ एटम देखें। तो अगर आप देख रहे होंगे कि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का जो नंबर है वो थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, राइट? इसलिए हम इस रिएक्शन को कह रहे हैं कि ये है तो केमिकल इक्वेशन, स्टिल केमिकल इक्वेशन है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है, इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहां से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। सो व्हेन आई से बैलेंसिंग, इसका मतलब क्या होता है? इक्वलाइज द नंबर, इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ reactant and product side.
क्लियर? अगर नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट की साइड भी और प्रोडक्ट की साइड भी सेम हो तब जाके हम उसको कहते हैं कि रिएक्शन क्या हो गई, एक बैलेंस हो गई। तो जो रिएक्शन हमारे पास है वो रियलिटी में जो मैंने आपको बताया ही, वो बैलेंस कुछ इस तरह से होती है। MgO2 से रिएक्शन करता है और बनाता है 2MgO। तो यहाँ पे हमें नंबर लगाना पड़ता है ना। अगर आप देखोगे नंबर ऑफ एटम दोनों साइड सेम होंगे तो इस रिएक्शन को अब हम कह सकते हैं कि रिएक्शन बैलेंस हो गई। लेकिन मैंने ये किया कैसे? अभी ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन है जो आपके सामने दे रखी है, लेकिन रियलिटी में ये इतना इजी नहीं होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, तो इस कॉम्प्लिकेशन को समझने के लिए हमने इस बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है जिनको हम स्टेप्स कह रहे हैं। हमें उन स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर हम वो कर सकते हैं देन हमारे लिए बहुत ईजी रहेगा। अब हम चलते हैं उन स्टेप्स पे जिन स्टेप के थ्रू हम रियल में इन केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। आप कोई भी रिएक्शन ले सकते हो, जैसे एनसीईआरटी की एक रिएक्शन है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगती है बच्चों को, इसलिए मैं उसको उठा रही हूँ। ये है हमारे पास आयरन। आयरन का हमने किया हाइड्रेशन, यानी इसकी वाटर से रिएक्शन कराई। वाटर से रिएक्शन करने के बाद हमारे पास जो केमिकल आता है दैट इज Fe3O4, दैट इज कॉल्ड आयरन का ऑक्साइड, एंड साथ में निकलता है हाइड्रोजन गैस। क्यों खास है रिएक्शन? देखो, मैंने आपको पहली क्लास में जब चार्ज बताए थे, मैंने आपको कहा था कि आयरन एक ऐसा केमिकल है जिसपे दो चार्ज होते हैं, दो वैलेंसी होती है, एक +2 और एक +3। यहाँ पे आयरन का ये ऑक्साइड है, ठीक है, और यहाँ पे आयरन है सिंगल, अकेले फॉर्म में। आयरन का एक नया कंपाउंड बन रहा है इस केमिकल रिएक्शन में, और एज यू कैन सी इसका नंबर ऑफ एटम बहुत ही डिफरेंट है प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में। तो हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। किस किस तरीके से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं ये हम सीखने वाले हैं। तो हमने क्या करा, इस तरीके को, जिस तरीके से हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, उनको कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया। उन स्टेप के थ्रू हम जाने वाले हैं, जिसमें से पहले स्टेप का नाम है ड्रॉ बॉक्सेस। ये मजाक नहीं है, सही में हमें बॉक्सेस को ड्रॉ करना है इस केमिकल रिएक्शन में जितने भी कंपाउंड है या एलिमेंट है उनकी चारों तरफ, ताकि जब भी हम कुछ नया इसमें जोड़े वो क्लियरली दिखे कि हम कहाँ जोड़ रहे हैं और क्यों जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप जो होगा दैट इज वेरी सिंपल। हमारे पास था आयरन, देन वी हैव वाटर, बन रहा है Fe3O4 एंड द हाइड्रोजन गैस, राइट। चारों तरफ बॉक्सेस ड्रॉ करने का मतलब कुछ नहीं है, बस ये बॉक्सेस ड्रॉ हुए। ठीक है, तो ये आपकी आई पहली रिएक्शन। ये रिएक्शन में हमने बॉक्सेस को ड्रॉ कर लिया। बॉक्सेस को ड्रॉ करने के बाद हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर 2 पे, जहां पे हम बनाएंगे इनकी लिस्ट। लिस्ट बनाने का मतलब क्या है? लिस्ट बनाने का मतलब है कि हमने ये रिएक्शन लिखी थी जो, इसमें एलिमेंट्स हमारे पास दो साइड है, एक होता है राइट हैंड साइड और एक होता है लेफ्ट हैंड साइड। आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट करके भी लिख सकते हो। हमारे पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स है हमें उनको बराबर करना है। बराबर करने से पहले वही बैलेंसिंग होता है, बराबर करना, लेकिन उससे पहले आप समझो तो सही कि कितने एलिमेंट है। तो ये हम करने वाले हैं यहाँ पे। दिस इज योर LHS दैट इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज योर RHS दैट इज राइट हैंड साइड। ज्यादा बेटर वे से हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखे तो ज्यादा समझ में आता है, बट इट्स ऑल अप टू यू। आयरन को देखो, LHS में कितना है 1, एक ही एटम है, और यहाँ पे कितने हैं 3। देखो 3 है ना, ये 3, Fe3, Fe मतलब 3 है। इन द सेम वे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 2, राइट। अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है 1 और यहाँ कितना है 4, है ना। यानी हमें ये दिख रहा है अभी इस टाइम पे कि हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है एज एन एटम और आयरन और ऑक्सीजन नहीं है, राइट। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जहां पे हम इन पे काम करना स्टार्ट करेंगे। काम करने का क्या मतलब है कि हम इनको बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं। सो हमारे पास जो रिएक्शन थी, अब मैं बिना ब्रैकेट के लिख रही हूँ, बिना बॉक्सेस की, आप लिख सकते हो। हमारे पास रिएक्शन है Fe रिएक्टिंग विद द वाटर एंड कन्वर्टिंग इनटू द Fe3O4 एंड द हाइड्रोजन। इसमें से अगर आप रिएक्शन को देखो तो सबसे ज्यादा जो डिफरेंस था एटम में, आयरन में 1 इस साइड था और इधर 3, देन हाइड्रोजन में दिस 2 and 2 बोथ साइड, एंड ऑक्सीजन में 1 and 4। तो सबसे ज्यादा जो डिफरेंस है वो है ऑक्सीजन के केस में। हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम कहाँ पहुंच रहे हैं? ऑक्सीजन में। तो हमें सबसे पहले उसी को बैलेंस करना होता है जो हाईएस्ट है।
तो ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे। ऑक्सीजन को देखो, इस तरफ है 4 और इस तरफ है 1, यानी मुझे इसको भी 4 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रिमेंबर दैट सिर्फ मल्टीप्लाई करोगे, ना ही डिवाइड करना है, ना ही ऐड करना है, ना ही सब्ट्रैक्ट करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई तो मैंने यहाँ पे कर दिया, इसका रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? तो रिएक्शन में मैंने H2O के चारों तरफ ब्रैकेट लगा रखा था, इस 4 नंबर है, ऑक्सीजन का नंबर 4 है, तो हमें आगे से 4 लगाना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका जो नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि 4 है तो अब ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 4। नाउ ये आपकी नई रिएक्शन हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। आपकी जो नई रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से दिख रही है। जिसका नाम है इक्वलाइज द अदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमारे पास जितने एलिमेंट्स बचे हैं उनको हमें बैलेंस करना है। इसका मतलब क्या है? हमारे पास जो हमने बैलेंस किया वो केवल ऑक्सीजन को तो किया है, स्टिल हमारे पास अदर एलिमेंट्स जो बैलेंस नहीं है, जैसे आयरन, उनको बैलेंस करने चलते हैं। तो पहले तो देख लेते हैं अगेन कि कौन कितना एलिमेंट है। आयरन की इधर 1 है, इधर 3 है स्टिल। हाइड्रोजन यहाँ अब हो गया है 8, इधर है 2, और इधर जो है बचा है ऑक्सीजन, जो कि ऑलरेडी 4 और 4 हो चुका है। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो कर सकते हैं हम लोग आयरन से। ठीक है, आयरन को 3 करने के लिए मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। अब हमारे पास जब 3 को मैंने बताया था ये नंबर है, ये कहाँ जाता है? आयरन के जस्ट आगे। तो अब आपकी नई रिएक्शन ये हो गई। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, आयरन बैलेंस हो गया, बचा कौन? हाइड्रोजन। तो हमारा जो लास्ट स्टेप रहेगा इस इक्वलाइज में वो हाइड्रोजन को लेके रहेगा। आप उसके लिए एक अलग स्टेप भी बना सकते हो, इसी स्टेप में इसको कर लो। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? इधर 4 से मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे हो जाएगा 4। समझ गए? मैंने क्या किया? मैंने एक एक करके सबको बैलेंस किया, लास्ट में हाइड्रोजन को किया है। आपको स्टार्ट अकॉर्डिंग टू किसके करना है? नंबर से। जहां पे आपको बड़ा नंबर दिखे पहले उस पर फोकस करना। तो अब हमारे पास ये रिएक्शन आ चुकी है, जो कि एक परफेक्ट रिएक्शन बन चुकी है। अब हम इसको चेक करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। मैं इसको लिख ही देती हूँ। हमारे पास आ गई 3Fe प्लस how much H2O it was? 4, right? 4H2O, then Fe3O4, yeah, and then here we have 4H2. सही? दैट इज, अगर आप चेक करो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों साइड क्या है? बराबर है। यही चेक करने का तरीका होता है कि हम एटम्स को देखें किसकी किस साइड। लाइक आयरन इतना 3 है, इधर भी 3 है, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 4 है, हाइड्रोजन इधर 8 है, इधर भी 8 है। नाउ द रिएक्शन इज परफेक्टली बैलेंस। इसमें अब इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए हम इसमें ऐड करते हैं फिजिकल सिंबल्स। इस फिजिकल सिंबल्स को अच्छे से समझना। हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स या कंपाउंड होते हैं ये नेचर में मिलते हैं, कुछ ना कुछ स्टेट में तो मिलते ही होंगे, चाहे कोई सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। इनको हम फिजिकल स्टेट कहते हैं। कई बार किसी रिएक्शन में, जैसे हम उसको रिएक्शन को लिखते हैं, हम साथ में उनके फिजिकल स्टेट को भी मेंशन करते हैं। जैसे मैंने कहा कार्बन की रिएक्शन हुई ऑक्सीजन से और बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं इसको और बेटर तरीके से लिखूं तो कार्बन जो कि सॉलिड है वो रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन, राइट, गैस से, और बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो दिस इज अ रिएक्शन विद द फिजिकल सिंबल। ये जरूरी नहीं कि हमें ऐसे लिखना ही है, बट हम लिख सकते हैं, उससे रिएक्शन को ज्यादा बेटर तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे पास फिजिकल स्टेट 4 होते हैं। एक होता है फर्स्ट सॉलिड, जिसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। देन वी हैव लिक्विड, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। देन वी हैव गैस, जिसको हम वेपर G भी लिखते हैं, या हम वेपर भी लिख लेते हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज एक्वस, जिसको हम लिखते हैं AQ। एक्वस का मतलब होता है कि अगर कोई कंपाउंड या कोई एलिमेंट पानी में डिसॉल्व है तो उसको हम एक्वस की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये टोटल 4 फिजिकल स्टेट हैं जो रिएक्शंस में कंपाउंड के साथ या एलिमेंट के साथ हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर यूज, राइट। यहाँ पे आपका बैलेंस करना खत्म होता है। एंड हम एक और एग्जाम्पल इसमें देख रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। ये है रिएक्शन सोडियम की वाटर से
और बनाने का सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ पे क्यों इंटरेस्टिंग है मैं आपको स्टेप वाइज पता चल जाएगा, आप वन बाय वन स्टेप पे पहुंचना। व्हाट वाज द स्टेप नंबर 1? स्टेप नंबर 1 क्या था? ब्रैकेट, सॉरी बॉक्सेस। बॉक्सेस लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। व्हाट वाज द स्टेप नंबर 2? लिस्ट ऑफ एटम्स। जब हम लिस्ट बनाने पे चलेंगे तो हमें दिख रहा है कि सोडियम दोनों साइड 1 1 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन जो होता है वो इधर कितना है 1, इधर भी कितना है 1। हाइड्रोजन इधर कितना है 2, इधर कितना है 3। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है। अब सोडियम पहले से बैलेंस है, हम ऑक्सीजन बैलेंस है, हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, हम वही से स्टार्ट करेंगे। लेकिन दिक्कत ये है हाइड्रोजन के साथ कि जो प्रोडक्ट साइड है इसमें दो ऐसे अलग अलग कंपाउंड है जिनमें हाइड्रोजन है। एक के पास है 1 और एक के पास है 2। कैसे इसको बैलेंस करें? क्योंकि अगर मैंने इसको 3 है, ये मतलब टोटल तो 3 हाइड्रोजन है, इसको सीधे मल्टीप्लाई कर दिया तो हम उस नंबर को किसके आगे रखें? NaOH के आगे, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के आगे, या हाइड्रोजन गैस के आगे? ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमें इनको अलग अलग लिखो, इसको 1 ही लिखो, इसको 2 लिखो, क्योंकि अलग अलग कंपाउंड के बीच में प्लस का साइन मारो। मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो इससे करो, ये इससे करो, इस तरह से। इससे क्वेश्चन ज्यादा इजीली सॉल्व होता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल लिख के दिया ताकि आपको समझ में आए कि अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन वो देते हैं तो आप किस तरह से उसको टैकल करोगे। क्या करोगे? अलग अलग एलिमेंट्स में जब सेम जिस एटम को हमें बैलेंस करना है वो अलग अलग कंपाउंड में है तो हम उनको अलग अलग लिख के उनके बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। अब ये 2 है और ये 3 है, मैंने इसमें 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मैं नंबर को आगे ले जा रही हूँ। अब टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए? 4। सही है ना? अब मुझे इसको बैलेंस करना है तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया है? अब 2 लगा दिया। ठीक है, ताकि मैंने नंबर बढ़ा दिया ताकि मैं इसको भी बढ़ा सकूं। अब इसको मुझे 4 बनाना है तो या तो मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, या तो मैं 1 के साथ करूंगी या 2 के साथ। 4 बनाने के लिए मैं इसको साथ 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। क्या बन जाएगा? 2 into 1 + 2 which is 2 + 2 and that is 4। मैथ्स, टोटल मैथ्स, मेरे को किसी मुझे तो मैं NaOH के आगे कोई नंबर लिखूं या H2 के आगे, तो मुझे ज्यादा इजी लगा NaOH के आगे लिखना 2, क्योंकि उससे क्या हो रहा है हमारा टोटल नंबर 4 आ जा रहा है जो हमें चाहिए। राइट, अब रिएक्शन बैलेंस हो गई है यहाँ तक। इन स्टेप्स को भी देखते रहना, मैं कौन से स्टेप की बात कर रही हूँ, स्टेप मत भूलना। ये स्टेप नंबर 3 4 इसी के अंदर आ गया। तो हमारे पास अब रिएक्शन क्या आई? Na + 2H2O से बना 2NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? दैट इज फाइनल चेक। सोडियम बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ 2 नंबर है, यहाँ एक ही नंबर है। तो हम चलेंगे 4th स्टेप पे जहां पे हमें अदर एलिमेंट्स को, अदर एटम्स को बैलेंस करना होता है। इसको बैलेंस करना इजी है क्योंकि इस तरफ 1 है, इस तरफ 2 है, विल मल्टीप्लाई बाय 2, यानी हमारे पास जो नंबर होगा हम यहाँ पे लिख लेंगे 2। नाउ व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? हाइड्रोजन बैलेंस है, इधर 4 है, इधर भी 2 and 2 4, करेक्ट। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 इधर और 2 इधर। नाउ द रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस। You can put down the physical symbol as well. क्या हो जाएगा? सोडियम, 2 sodium which is in a physical state solid, water which is liquid, and then 2 NaOH which is aqueous, and then hydrogen gas which is gas. तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें चारों के चारों स्टेट भी आ गए। राइट, सो विद दैट आपका टॉपिक आज ये यहीं पे खत्म हो रहा है, जिसमें मैं आपको कुछ केमिकल रिएक्शन दूंगी। इन द लास्ट एक पेज है जिसको देखना, जहां पे कुछ क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करना। एंड विद दैट आज का आपकी क्लास ये खत्म हो रही है। जो बचा हुआ टॉपिक है इसी सेम टॉपिक से रिलेटेड, जो बचे हुए टॉपिक है उनके साथ। राइट, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।